करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव स्टडी में हेल्प करेगा हमारी, किस तरीके से क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से हमें पता चलेगा। पहले इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा कि क्या स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट है वेट ऑफ द सब्सटेंस, weight of the substance, weight of the substance is deposited or liberated, is deposited or liberated at electrode as the result of electrolysis, as the result of electrolysis proportional to the quantity, proportional to the quantity of electricity, passed through the electrolyte, passed through the electrolyte। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हमें क्या बताता है बेटे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो W क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिटेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। Q क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, ठीक है, क्लियर है। ये पहली इक्वेशन है। W क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में, और Q क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम। तो यहाँ पे W किस में है, W इन द ग्राम, और Q किस में है, Q है आपका इन कूलाम। क्लियर है बेटे, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब देखो Q होता किसके बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर होती है, I इंटू टी। आई क्या है, करंट इंटू टाइम, कि कितने टाइम तक कितनी आपने करंट पास की, उसके बराबर क्या होता है हमारा, क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी लिख सकता हूँ बेटे। ये I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड। यहाँ पे लिखूं I तो किसमें है, एम्पियर में, करंट है, और हमारे पास T किसमें है, सेकेंड में। क्लियर है बेटे ये, यस सर क्लियर है, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कौन सा कांस्टेंट आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया जेड कांस्टेंट आ गया। तो इसको इक्वेशन को हमने कर दिया बॉक्स में बंद, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन, IT वाली थी हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, मेन हमारा फॉर्मूला हो गया W इक्वल्स टू ZIT। जेड क्या है हमारा, कांस्टेंट है। इतना नोट हुआ, यस सर हो गया। ठीक है। अब जेड क्या होता है, देखो जेड को हम लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू हमारा होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ, जस्ट अ मिनट, जेड को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी called electrochemical equivalent, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड का क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नाम है इसका, ठीक है। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ आयन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और आयन। सबसे पहले तो जेड के नाम की बात आ गई, जेड का नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये याद रखना, ठीक है।
हाँ जी बेटे ठीक है। यस सर। अच्छा जेड को डिफाइन करना हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो उसके साथ टर्म्स जो होती है उनको क्या कंसीडर कर ले। लेट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, आई को क्या मान लिया हमने 1 एम्पियर मान लिया। टी को क्या मान लिया हमने 1 सेकेंड मान लिया। और क्यू को क्या मान लिया हमने 1 कूलाम मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। इन चीजों को मैं क्या मान लूं, आई को 1 एम्पियर मान लूं, टी को 1 सेकेंड मान लूं, या फिर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी को 1 कूलाम मान लूं, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जेड की डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट इज द वेट of substance weight of substance in gram that is deposited or liberated, that is deposited or liberated when 1 ampere amount, when ampere current is passed, when 1 ampere current is passed through electrolyte for 1 second during इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हो गया कि अगर मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो करता हूं, तो जहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो लिबरेट होगी या डिपॉजिट होगी, उस ग्राम में अमाउंट को ही मैं क्या बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसकी अगर एक और डेफिनेशन लिखूं मैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। इसकी जगह क्या लिखता हूं 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, आगे पीछे वही लिखा जाएगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। क्लियर है बेटे, जेड का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ जी यस बेटे, सर हो गया। लिख लिया ये सब कुछ, सर बस 1 मिनट। आराम से नोट करिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट देखो, अब इसके पास एक नोट लिख लीजिए आप, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। नोट में आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब मैं आगे लिखूं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है मेहुल बताइए। सर 6.02 6.022 यस 10⁻20 इंटू 10⁻23 मोर यस। इनवर्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 96500 गुलाम। इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटे 96500 ग्राम। इसी को हम, इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे। दैट मीन्स 1 फैराडे, याद है हमने फैराडे कांस्टेंट लिया था प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में, मैंने आपको वैल्यू बताई थी 96500 गुलाम होती है, याद है क्या। यस सर याद है। हाँ, वो कहाँ से आई ये देख लो, यहाँ से आई है कि एक्चुअली 1 फैराडे क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे अमाउंट बोलते हैं। क्लियर है बेटे। यस सर। ओके, अब देखो कुछ टर्म्स बेसिक जो हमारे काम आने वाली है ना, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट ये। यस सर हो गया। ठीक है, अब कुछ चीजें ना हमारी जो प्रीवियस में आपने सॉल्यूशन के अंदर कुछ कंसंट्रेशन टर्म के रिगार्डिंग पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट में रिवाइज करता हूँ क्योंकि हमारे आगे न्यूमेरिकल में बड़ा काम में आएगा मोल कंसेप्ट। अच्छा ये बताइए, मोल कंसेप्ट में मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH कितना होगा। अगर मैं पूछूं आपसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH किसके बराबर होगा, ग्राम में कितने कितना ग्राम होगा बेटा ये। इक्वल टू मोलर मास के सर बराबर ही होता है क्या 1 मोल का मास, बताइए। यस सर। हाँ, और मोलर मास NaOH का कितना होता है 40
हाँ जी बेटा 40 ग्राम ही होता है। यस सर, इतना ही होता है। हाँ सोडियम का कितना मानते हैं अपने 23, 16 और 1 है ना। अगर मैं पूछूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, तो ऑब्वियसली 1 मोल का पूछ रहा हूँ तो इसका मोलर मास हो जाएगा। हाँ जी बेटे कितना हो जाएगा 98 ग्राम। ऐसे ही किसी का भी 1 मोल का मास किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। क्लियर है ना बेटे ये बात। यस सर, क्लियर है। तो इसके बाद एक बात बताइए, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है। मास ऑफ, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसके बराबर होगा बताओ। अगर ये मोलर मास के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास। याद करो नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी तब हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास ये चीजें पढ़ी थी, याद आ रहा है क्या। यस सर। हाँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। क्लियर है बेटे। यस सर, क्लियर है। लिख लिया ये। यस सर। ठीक है। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, तो याद है क्या कुछ, क्या बताया था इसमें, याद करो इसमें कुछ ऐसा बताया था, मोलर मास डिवाइड बाय, किससे मोलर मास को डिवाइड किया था, एन से। एक्स फैक्टर। यस वहां पे एन फैक्टर बोला होगा, यहाँ पे एक्स फैक्टर बोल दिया। ठीक है। एक्स फैक्टर क्या था याद करो, अलग अलग बताया था मैंने, एसिड के लिए, बेस के लिए और सोल्ट के लिए। याद आ रहा है कुछ। एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी कितने H प्लस डोनेट करता है, बेस के लिए वो कितने OH माइनस डोनेट करता है, और सोल्ट के लिए कितना चार्ज है पर्टिकुलर किसी एक आयन पर। याद आ रहा है कुछ। यस सर, आ रहा है। जैसे देख अभी एक थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपने को। ठीक है देखो इसको, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एसिड बेस या फिर सोल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एसिड हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सोल्ट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है ओके, यहाँ पे एसिड बेस और सोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका एक्स फैक्टर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं चीजों की, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे H2SO4 की, इसकी बात करता हूँ H2SO4 की। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है, अगर मैं मोलर मास की बात करूँ तो 98 ग्राम। इसका एक्स फैक्टर बताऊँ मेहुल कितना होगा, एक्स फैक्टर बताइए। सर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इसका, 48 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए Al+3, Al+3 का मोलिकुलर मास कितना होता है 27 ग्राम। इसका एक्स फैक्टर बताओ, Al+3 का एक्स फैक्टर कितना होगा मेहुल। एक्स फैक्टर बताइए बेटा Al+3 का। आयंस पे जो चार्ज होता है ना बेटा सर वही 6 उसका हो एक्स जाएगा फैक्टर होता सर। है। आयंस पे जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, एक्स फैक्टर 6 होता हो है। जाएगा सर। ठीक है, अगर मैं बात करूं CaCl2, इसका अगर मोलर मास की बात करूं तो होता है 111 ग्राम। इसके एक्स फैक्टर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 5.5 ग्राम। क्लियर है बेटे। यस सर। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद करो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। क्या था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताइए। ये चीजें मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आगे फॉर्मूलाज में बहुत काम आने वाली है, इसलिए करवा रहा हूँ बेटे, रिवाइज सर करवा रहा हूँ आपको। मास पर मोलर मास। हाँ मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही था। अच्छा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय कौन सा मास, अगर इस पे मोलर मास है तो यहाँ पे कौन सा मास, इक्विवेलेंट मोलर मास। यस इक्विवेलेंट मास। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, तो क्या करूंगा मैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर है बेटे इतना। यस सर। ठीक है ओके,
नोट कर लिया ये? सर बस 1 मिनट। कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 1 मोल किसी भी मास का सब्सटेंस है, किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर। होगा कि नहीं होगा बेटे ये? यस सर होगा। ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई सब्सटेंस है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास के बराबर ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर। ये दोनों चीजें समझ में आ गई? यस सर आगे। ठीक है। अब एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट आपको कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है? हमें याद करना है कि 96500 कूलाम, यानी कि 1 फैराडे की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कुछ भी हो सकता है ना, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड सब्सटेंस सब्सटेंस इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये याद रखना है। याद रखने का मतलब क्या हो गया? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से मैं अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, 9500 कूलम का मतलब क्या? 1 फैराडे ना। अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो फिर आपका सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी है, उसका कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा, वो होगा उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, क्योंकि सभी आगे जितने भी बात करूंगा ना, मैं इसी स्टेटमेंट पे बेस करूंगा। और ये स्टेटमेंट हमें याद करने वाला है। आया कैसे ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है कि 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से पास करता हूं तो वहां पे लिबरेट और डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस का अमाउंट कितना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है बेटे ये? यस सर। ठीक है। अगर 96500 गुलाम से 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, तो 1 गुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 96500 गुलाम हो जाएगा क्या? यस सर हो जाएगा। ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर था? 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर था? ऊपर लिखा हुआ भाई, ग्राम इक्विवेलेंट मास लिखा तो है ऊपर अभी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? 1 ग्राम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितना अमाउंट मिलेगा हमें? ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500 हो जाएगा। इतने ग्राम मिल जाएगा बेटे। यस सर मिल जाएगा। अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500 गुलाम, ये किसके बराबर होता है? ये होता है जेड के बराबर। याद रखना बेटा, किसके बराबर होता है? जेड के बराबर। जेड क्या था याद है? सर कांस्टेंट के पास में। हाँ जी। सर जेड जो कांस्टेंट था वही क्या? हाँ जी, कांस्टेंट था जो। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है? जेड के बराबर हो जाता है। अच्छा ये सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट मास था, उसको उस फॉर्म में चेंज करने अपने। किस फॉर्म में? मोलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर इंटू 96500 को मैं एफ लिख देता हूं, तो ये कन्वर्ट हो गया ना इसके अंदर। समझ में आया कैसे लिखा ये? सर दोबारा बताना एक बार। अरे मेरे को पता था इतनी चीजें हो जाएंगी ना, कंफ्यूज हो ही जाओगे। हो जाता है बेटा। देखो इधर देखो, हम वापस चलते हैं यहाँ। मैंने आपको बताया था कि भाई, किधर गया अपना जो रिलेशन था? मोलर मास वाला हमने बताया था, है ना। फिर मैंने कहा था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ये बात की थी हमने। यस हाँ जी, सर। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। यस क्लियर है सर बेटे? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। ये देख, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर लिखवाया है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास। यस सर। अच्छा, यही मैंने अप्लाई किया है। देख यहाँ पे क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट मास था। ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख सकता हूँ? मोलर मास बटे एक्स फैक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी, नहीं समझ में आया मेहुल? सर आ गया समझ में। फाइनल है ना? यस सर।
तो Z बराबर क्या हो गया, देखो हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूं मैं, थोड़ा इधर लिख रहा हूं, हमारे पास Z बराबर क्या, Z बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट मास बटे फैराडे, ये M है यहाँ, ये है ना, ये देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास, और ये क्या है, फैराडे ही तो है। हाँ जी बेटा, लिख सकता हूँ इसको, यस सर। बराबर में क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास को मैंने लिखा M, एक्स फैक्टर को मैं N लिखता हूँ यहाँ पे, N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए, डिवाइड बाय F, ये लिख सकता हूँ क्या इसको। यस सर। क्लियर है बेटा, इतना जितना पढ़ा है इतना क्लियर हुई कि एक एक चीज कैसे लिखी है मैंने। यस सर, क्लियर होगी। अब सुनो, इतना ताम झाम लिखा है मैंने कुछ फॉर्मूलाज के लिए, अब मैं तेरे को 5 से 6 फॉर्मूले समराइज करके बताऊंगा, वो हमें याद करनी है, उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। ये ताम झाम तो समझ में आया, क्या होता है इक्विवेलेंट मास, क्या होता है 1 फैराडे, ये समझ में आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है, अब सुन, ये नोट भी हो गया। हाँ सर, नोट हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब मैं समराइज कर रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने W के फॉर्मूले पढ़े बेटा, अब तक W के क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, देख W के फॉर्मूले हमने पढ़े, ये पहला मैंने पढ़ा W इक्वल्स टू ZQ, ये पढ़ा था। फिर मैंने पढ़ा W यस इक्वल्स सर। टू ZIT, ये पढ़ा था। फिर W को क्या लिख सकता हूं मैं, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फैराडे इनटू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फॉर्मूलाज है जो डायरेक्ट याद रखने हैं अपने को। ठीक है, ZIT हो गया। अब W को और क्या लिख सकते हैं हम, और W को लिख सकते हैं, Z की जगह मैंने क्या लिखा, Z का हमने अभी फॉर्मूला निकाला था M इंटू N इंटू F, ये निकाला था क्या, IT। ठीक है, और W को क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फैराडे इनटू IT। ये इतने फॉर्मूलाज हैं जो तेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काम आए, फैराडे के फर्स्ट लॉ में काम आएंगे, और यहाँ से न्यूमेरिकल होंगे। क्लियर है बेटे। यस सर। ठीक है, ये तो हमारा इक्विवेलेंट मास हो ही गया, ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, F क्या हो जाएगा हमारा, फैराडे हो जाएगा, Q हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो ही जाएगी। ठीक है, I इंटू टी से आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले हैं जो इतने ताम जम के बाद, देखिए प्रीवियस जितने भी किए ना, इनको एक साथ समराइज कर दिया मैंने। क्लियर है बेटे, यस सर। ये फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों का काम क्या है वो समझते हैं अपने। ओके, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे ई लिख लेना, ग्राम इक्विवेलेंट मास है ये E, ठीक है। हो गया नोट बेटे ये। हाँ जी सर, हो गया। अब देखो, इस एन की नंबर कैलकुलेट करना सिखाता हूं तुम्हें मैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना, तो यहाँ पे एन का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा सीख लो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन थी Al+3 से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया Al सॉलिड के अंदर, तो यहाँ एन की वैल्यू बताओ कितनी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, बताओ बेटे, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3। ओके, अगर मैं फिर बात करूं, यहाँ पे Al+ था, और Al+ से Al में कन्वर्ट हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 का। 1 का। अगर मैं लिखता हूं Al2SO4 होल थ्राइस, और यहां से बन जाता है Al, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, सर 5 का। 5 का क्यों चेंज होगा, यहाँ पे Al किस स्टेट में है, यहाँ पे Al+3 स्टेट में है ना। यस सर। हाँ, तो Al+3 से CaAl बना है, तो क्या हो गया, 3। समझ में आई बात। ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि CaSO4 से हमें Ca मिल गया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, सर 2। 2। यस, अगर मैं बोल रहा हूँ H+ से H2 गैस मिल गई, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, क्या हो गया, एक H कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक, तो H चाहिए कितने, 2, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, 2। क्लियर है। MnO4- से Mn, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, क्योंकि यहाँ पे Mn किस स्टेट में था, +7 स्टेट में था, कहाँ तक आ गया, 0 तक आ गया। फिर मैं बात करूं अगर MnO4- से MnO2, तो यहाँ पे Mn किस स्टेट में है, +4 में, यहाँ पे किस स्टेट में है,
सॉरी +7 में है, यहाँ पे किस स्टेट में है, +4 में, तो कितने आ जाएंगे Mn की वैल्यू, n की वैल्यू 3। क्लियर है बेटे ये? हाँ जी बेटा क्लियर हो यस गया, सर। n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर वो बीच में वीडियो बंद हो गई थी, तो एक बार दोबारा बताना थोड़ा। ये बता रहा हूँ बेटा, 2H+ से H2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, MnO4 माइनस से Mn तो 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्यों? क्योंकि Mn की यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 0 है, तो 7। यहाँ पे MnO4 माइनस से MnO2, Mn यहाँ पे तो +7 में है, यहाँ +4 में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, 3 का, इसलिए n की वैल्यू 3। क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है। और देखो इधर, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे Fe2O3, Fe2O3 से आपको बनाना है क्या, Fe+2, तो इसमें बताइए n की वैल्यू। बताओ बेटा। सर 1। Fe इधर कौन से स्टेट में है पहले तो ये बता। +3 स्टेट में, +3 से +2 गया तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर है? अब यस ये सर। जो दो लास्ट में लिखवा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना ये बात। H2O वाटर का क्या होगा, रिडक्शन अगर होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी तेरे को ये बात बताई थी बेटे, अगर क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, क्या हुआ, वाटर का रिडक्शन हुआ और H2 गैस बनी, एन की वैल्यू कितनी बताई थी, याद है मैंने, कहा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 2। लेकिन क्या हुआ, H2O का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और कौन सी गैस बनती है, O2। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आती है, 4। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो इजीली कर लोगे। H2O के रिडक्शन से अगर H2 गैस मिल रही है तो एन की वैल्यू 2। H2O के ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है बेटे ये? यस सर। ठीक है। ये मैंने बताया था ना आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हमने पढ़ा था तो मैंने ये सारा बताया था, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस यस वाली सर, पता पोर्शन चला। में हो गया था ना डिस्कस। यस सर, हो गया ना। हाँ ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू फाइंड करना देख लिया कि किस तरीके से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, एप्लीकेशन क्या क्या है वो अपने अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। ओके बेटा। ठीक है सर।